डीके राठी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कराने जा रहा हूं मध्यकाल में खिलजी वंश के बारे में। मेरा नाम इंजीनियर डीके राठी है। मैं एक लेखक और शिक्षक हूं। मैं आप लोगों को जिस पाठ्य सामग्री के माध्यम से ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड कराता हूं वो मैंने अपनी इस किताब से लिए हुए हैं, जिसका 9th एडिशन, सामान्य अध्ययन की इस पुस्तक का 9th एडिशन अप्रैल 2022 में प्रकाशित हुआ है। स्नेहा पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसमें मैंने 3300 क्वेश्चन शामिल किए हैं। यह क्वेश्चंस 2022 तक प्रमुख वनडे परीक्षाओं के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं, जिनको मैंने विषयवार शामिल किया हुआ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वह है खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी, जिसका वास्तविक नाम था फिरोज। बलबन के आखिरी उत्तराधिकारी कैमूर की हत्या करके फिरोज ने जलालुद्दीन खिलजी के नाम से सत्ता संभाली और यही खिलजी वंश का संस्थापक है। जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे, जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था, वास्तविक नाम अली गुरशस्प था, उसका पालन पोषण किया और बाद में उसे समारोह का मुखिया भी बनाया। परंतु जल्द ही अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षाओं के कारण जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी गई। और इस तरीके से जब हम खिलजी वंश को पढ़ते हैं तो केवल एक ही शासक के बारे में आपको याद करना है, वो है अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी जो है, इसका वास्तविक नाम क्या था? अली गुरशस्प। इसके अलावा ये पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत के ऊपर पहली बार आक्रमण किया। इससे पहले मुस्लिम आक्रांता केवल उत्तर भारत तक ही सीमित रहे थे, तो इसलिए ये पॉइंट दे दिया इसमें। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला वह प्रथम मुस्लिम शासक था। यह सवाल है कि किसने पहला मुस्लिम शासक जिसने विंध्याचल को पार किया या फिर जिसने नर्मदा नदी को पार किया, तो उसके अंदर भी इसका नाम आता है। इसके अलावा कई सारी चीजें हैं कि धर्म को राजनीति से पृथक करने वाला अलाउद्दीन खिलजी जो है प्रथम मुस्लिम शासक था। जो भी शक्तिशाली शासक होता है वह धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप की अनुमति इसलिए नहीं देता क्योंकि इससे उलेमाओं की शक्ति में वृद्धि होती है। और अलाउद्दीन खिलजी वो निरंकुश शासक था जो सत्ता में किसी भी प्रकार की भागीदारी को बर्दाश्त नहीं करता था। यहाँ तक कि उसके परिवार के सदस्यों को भी उसने इस हिस्सेदारी में शामिल नहीं किया। इसके अलावा उसके शासन का सिद्धांत था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। ये दृष्टिकोण उसका था। तो इस प्रकार से हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ पृष्ठभूमि जो बनाए तो वो इस प्रकार की है। अलाउद्दीन खिलजी जो है, उसके जो उसकी उपलब्धियां हैं उसको हम किस रूप के अंदर और किस तरीके से हम उसको वर्गीकृत करेंगे वो मैं बता देता हूँ। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के सामने अलाउद्दीन खिलजी ने पहला पॉइंट एक तो था कि विद्रोह का दमन करना, क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी ने सत्ता संभाली तो उसके प्रारंभिक वर्षों के अंदर उसके खिलाफ कई विद्रोह हुए। और जियाउद्दीन बर्नी, जिसने तारीख फिरोज शाही की पुस्तक लिखी है, उसके अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने महसूस किया कि इन विद्रोह के 4 प्रमुख कारण हैं। वह कौन कौन से थे? पहला कारण, उसने माना कि जो कुलीन वर्ग है, उन कुलीन वर्ग के मध्य जो आपसी सामाजिक व्यवहार है और वैवाहिक संबंध है उससे वो मजबूत होते हैं। यानी कि कुलीनों के मध्य वैवाहिक संबंध, जिससे वो शक्तिशाली होते हैं। फिर उसने कहा, दूसरा उसने पॉइंट महसूस किया कि जो शराब का उपयोग है वह भी एक आधार बनता है। तीसरा हो गया, कुछ कुलीनों के पास, कुलीन का मतलब हो गया अभिजात्य वर्ग, जो शक्तिशाली दरबारी थे। कुछ कुलीनों के पास अत्यधिक संपत्ति, जिससे उनकी महत्वाकांक्षाएं विद्रोह के लिए जाग जाती थी। और चौथा पॉइंट उसने माना कि गुप्तचर विभाग की अयोग्यता।
गुप्तचर विभाग की अयोग्यता। तो इस दृष्टि से उसने ये अपनी प्राथमिकताएं इसलिए निर्धारित करी ताकि विद्रोह की कड़ी को तोड़ा जा सके। ये उसका संदर्भ था। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, अब उसने क्या क्या उपाय किए उसके लिए, जो उसके उपाय हैं, इन विद्रोह की कड़ी को रोकने के उपाय। चार तो उसने ये समझ लिया कि क्या आधार है या किस कारण से इतने विद्रोह हो रहे हैं। फिर उसने उपाय, पहले जितने भी कुलीन वर्ग थे उनको जिन कुलीनों को जमीन दी गई थी उनके स्वामित्व वाली वस्तुओं के ऊपर कर लगाया जाएगा, यानी कि कुलीनों पर कर आरोपण यानी कि टैक्स लगाए गए, जैसे घराई, चराई। अर्थात ये जो कर थे, घराई यानी कि घर के ऊपर, आवास के ऊपर जो कर था जिससे छूट मिली हुई थी वह उनके ऊपर लगाए गए। पशु को चराने के लिए जो कर से छूट दी गई थी वह भी इनके ऊपर लगाए गए। यानी कि उसने प्रयास क्या किया कि जो अभिजात्य वर्ग है, जिसको कुलीन वर्ग कहते हैं, उसकी शक्ति को कम किया जाए और किस आधार पर, जब उनका मनोबल तोड़ा जाएगा। यानी कि आम आदमी की नजर में जो उनकी विशिष्टता थी कि कुछ टैक्स से छूट थी, उन छूटों को उसने समाप्त किया। दूसरा, शराब पर पाबंदी। तीसरा उसने क्या, जैसे हमने पढ़ा था कि जो गुप्तचर विभाग था, गुप्तचर विभाग को संगठित किया और उसको बेहतर करने के उसने समुचित उपाय किया। गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन। चौथा उसने क्या किया, जैसे हमने पढ़ा था कि वैवाहिक संबंध, विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक समारोह होते थे जिसमें कुलीन वर्ग के लोग एक दूसरे के पास निकट आकर विद्रोह का षड्यंत्र रचते थे, तो उसने क्या कहा कि कुलीनों के मध्य जो सामाजिक, कुलीनों के मध्य सामाजिक समारोह और वैवाहिक संबंध एवं वैवाहिक संबंध के लिए शासन की अनुमति की आवश्यकता होने निर्धारित की गई। वैवाहिक संबंधों के लिए क्या अनिवार्य कर दिया गया, शासन की मंजूरी लेने की बाध्यता कर दी गई। इस तरीके से उसने जो पहली समस्या थी वो था विद्रोह, उस विद्रोह के संदर्भ में उसने ये उपाय किए। इसके अलावा कौन और क्या थे, दूसरा उसने सेना का पुनर्गठन किया। ठीक है, इसके बारे में उसने क्या किया, उसने कुछ नई किस्म की शुरुआत करी, जैसे हुलिया, यानी कि सैनिकों के जो भर्ती किए जाते थे उनके शारीरिक मापदंड को लिखा जाने लगा। इसके अलावा उसने दाग प्रथा, और दाग प्रथा का अर्थ हो गया कि घोड़ों के ऊपर विशिष्ट प्रकार के चिन्ह लगाए जाने लगे, जिससे कि निर्धारित हो कि संबंधित घोड़ा किसके अधीन आता है, वो भी मैं समझाऊंगा। तीसरा उसने किया राजस्व सुधार। राजस्व सुधार का क्या तात्पर्य है, राजस्व सुधार का तात्पर्य है कि उसने एक नया विभाग बनाया जिसका नाम था दीवाने रियासत। इसी के अंतर्गत आ जाते हैं कृषि सुधार। ये पहला शासक था जिसने लगान की मांग के लिए भूमि की पैमाइश शुरू करी। लगान की मांग के लिए एक वैज्ञानिक आधार किया गया। लगान की मांग वैज्ञानिक आधार पर, वैज्ञानिक का मतलब यह हो गया कि मपाई का वैज्ञानिक आधार पर शुरू करी, अर्थात भूमि मापन। तो पहले क्या था, पहले परंपराओं पर आधारित था कि कितना लगान चुकाना है, इसने उसके लिए भूमि मापन की शुरुआत करी। तो पैमाइश या मापन की शुरुआत जो है इसने करी, और इसी के अंतर्गत उसने एक
मानक इकाई निर्धारित करी भूमि मापन की, जिसे कहा गया बिस्वा। भूमि मापन की इकाई, ठीक है। ये कृषि सुधार से संबंधित उसने जो कदम उठाए उनके अलावा, और इसने एक काम और किया कृषि सुधार में, इसने एक नया विभाग बनाया जिसका नाम था दीवान ए मुस्तखरज, ठीक है। ये क्या था, जो बकाया लगान था, खर्च का मतलब था, खर्च का मतलब भूमि लगान, तो जो बकाया लगान था उसको संग्रहित करने के लिए एक नए विभाग का इसने गठन किया। इसके अलावा उसने जो एक और कदम उठाया वो कहलाता है बाजार नियंत्रण, बाजार नियंत्रण प्रणाली। उसके बारे में भी पढ़ेंगे, क्या थी बाजार नियंत्रण प्रणाली और किस संदर्भ में उसने करी। तो ये सारे के सारे परिप्रेक्ष्य हैं। और पांचवा हम देख लेंगे स्थापत्य कला के अंदर क्या उसका योगदान था। तो हम जो पढ़ेंगे आज चैप्टर वो इस परिप्रेक्ष्य के अंदर ही पढ़ेंगे, और इसी संदर्भ के अंदर हमारे पास में जो दूसरे क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में अलग अलग पूछे गए हैं वह भी हम उसमें पढ़ते हुए चलेंगे। मंगोलों के आक्रमण के संदर्भ में भी देखेंगे क्या पॉइंट इसके अंदर उभर के आते। तो यहाँ पर तो हमने सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया कि क्या उसका सिद्धांत था, जिसमें वो कह रहा है कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता, क्योंकि स्वयं उसने अपने ससुर और अपने चाचा की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त करी थी, तो इसलिए विश्वास करना किसी पर भी उसके लिए जीवन काल में संभव नहीं था। अब यहाँ पर पॉइंट आगे कि उसके सैन्य अभियान, तो वह एक महत्वाकांक्षी और योग्य शासक था, इसीलिए भूमि विस्तार या राज्य का विस्तार करना एक प्राकृतिक इच्छा थी। इस क्रम के अंदर उसकी मदद करी उसके 4 सेनापतियों ने, जिनका सवाल एनडीए के एग्जाम में आया था। और उसके जो सैन्य अभियान है उनको भी हम 2 हिस्सों के अंदर वर्गीकृत कर सकते हैं। एक हिस्सा जो है वो तो कहलाता है उत्तर भारत के जो उसने अभियान चलाए। तो सैन्य अभियान जो है, सैन्य अभियान को हम 2 हिस्सों में वर्गीकृत करेंगे। शुरुआत में तो उसने क्या किया, पहला उत्तर भारत और दूसरा हो गया दक्षिण भारत, और तीसरा जो है वो हो गया मंगोल आक्रमण का सामना। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एसएससी के एग्जाम में। इस परिप्रेक्ष्य के अंदर हम चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। अब यहां पर आ गया, अब देखिए इसी परिप्रेक्ष्य के अंदर पढ़ने से पहले मैं आपको यहां पर एक वो दिखा देता हूं जिसमें हम ठीक है, यहां सैन्य अभियान के अंदर दे दिया। सबसे पहले उसने जो अभियान चलाया वो चलाया था किसके खिलाफ, वह सबसे पहला अभियान उसने शुरू किया था गुजरात के खिलाफ। क्योंकि गुजरात क्या था, गुजरात आर्थिक दृष्टि से एक संपन्न क्षेत्र था, और इसके अंतर्गत जो आते थे वह क्या था कि एक तो इसके बंदरगाह थे, जिन बंदरगाहों से ये देखा गया कि इन बंदरगाहों के द्वारा आयात निर्यात किया जाता था, वह महत्वपूर्ण थे। उसके अलावा वहां से जो हज की यात्रा के लिए मुस्लिम जाते थे वह भी इन्हीं रास्तों से होते हुए जाते थे, या इस क्षेत्र से माध्यम से जाते थे, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए मैंने जो पॉइंट दे रखा है यहां पर देख लीजिए आप, इसमें दिखा रखा है कि पहला अभियान जो उसने छेड़ा वो कौन सा अभियान था। वो पहला अभियान जो था वह था गुजरात के ऊपर। जैसे मैंने कहा गुजरात का महत्व क्या था, गुजरात का आर्थिक महत्व था, क्योंकि इसके बंदरगाहों से आयात निर्यात होता था, और जो हज की यात्रा के लिए मुस्लिम श्रद्धालु दूसरे देशों में जाते थे हाँ जी, तो यहाँ पर आ गया कि जो हज की यात्रा के लिए मुस्लिम श्रद्धालु जाते थे वो भी इसी क्षेत्र से जाते थे। तो सबसे पहले गुजरात, और गुजरात की विजय में उसके जो सेनापति थे जिसमें नाम था नुसरत खान का, उसने एक गुलाम को खरीदा 1000 दिनार में, और इसीलिए उसका उपनाम पड़ा 1000 दिनारी, और नाम था उसका मलिक काफूर।
और अपनी योग्यता के आधार पर अलाउद्दीन खिलजी ने फिर उसको अपनी शाही सेना का सेनापति नियुक्त किया। दूसरा जो प्रमुख विजय थी वह थी रणथंबोर। रणथंबोर जो है एक मजबूत किला था और रणथंबोर ने कई बार खिलजी सेना की शाही सेना को पराजित भी किया था, तो इसलिए उसने दूसरा अभियान जो है रणथंबोर के खिलाफ चलाया, जिसका सबसे मजबूत किला जीत लिया गया। उसके बाद तीसरा अभियान चलाया गया चित्तौड़ में। चित्तौड़ का किला जो है उसके बारे में क्या फेमस था कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया, यानी कि राजस्थान की इस कहावत का मतलब हो गया कि अगर कोई गढ़ है तो चित्तौड़ है और बाकी सब मिट्टी के ढेर है। तो चित्तौड़ के अंदर राजा रतन सिंह थे, और हालांकि एक कहानी का भी उल्लेख किया गया मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी किताब पद्मावत में कि रानी पद्मावती की सौंदर्यता के कारण जो है वो इस ओर आकर्षित हुआ। इन कहानी किस्सों से परे चलते हैं कि राजा रतन सिंह ने चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा के लिए वीरता के साथ युद्ध किया, और उसके दो प्रसिद्ध सेनापति थे जिनका नाम था गोरा और बादल। इन्होंने बड़ी वीरता के साथ में मुस्लिम आक्रांताओं का सामना किया, हालांकि वह वीरगति को प्राप्त हुए। तो इस तरीके से उसने चित्तौड़ को जीता, और चित्तौड़ को जीतने के बाद अपने बेटे खिजर खान के नाम पर इसका नाम खिजराबाद कर दिया गया। इसके बाद इसने अगला अभियान जो चलाया मालवा। मालवा का जो क्षेत्र पड़ता है ये विंध्याचल के उत्तर में स्थित है, और राजस्थान का कुछ हिस्सा और मध्य प्रदेश का प्रमुख हिस्सा था जहां पर उसने विजय प्राप्त करी। तो इसके अलावा उसने जालोर को जीता। फिर राजस्थान में तो उसने उत्तर भारत के प्रमुख हिस्सों को जीतने के बाद फिर उसने अपने अभियान जो है वो दक्षिण भारत की ओर शुरू किया, और उसके इस अभियान में जो सेनापति था वह था मलिक काफूर। तो मलिक काफूर के नेतृत्व में मुस्लिम सेना ने पहली बार ये जो पहाड़ियां दिखा रखी हैं उत्तर में आपको, ये पहाड़ियां हैं विंध्याचल पहाड़ियां। तो विंध्याचल पहाड़ियों में पहले उसने देवगिरी को जीता, जहां के राजा रामचंद्र देव था, उसे पराजित किया। फिर वारंगल या तेलंगाना का काकतीय राजा था प्रताप रुद्र देव, और यहाँ से उसने प्राप्त किया कोहिनूर का हीरा, जो इसको अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया गया। इसके अलावा होयसल साम्राज्य था कर्नाटक का, दक्कन का, उसे भी पराजित किया। वहाँ का राजा था वीर बल्लल देव तृतीय, जिसको भराया गया। फिर दक्षिण के अंदर थे मदुरई, जहाँ के राजा थे पांड्य शासक, उन्हें पराजित किया। और यहाँ पर ही रामेश्वरम है, जो वहाँ पर विजय स्तंभ भी स्थापित किया। तो इस तरीके से दक्षिण भारत की जो अकूत संपदा थी वह भी अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हुई, और इस तरीके से उसकी जो ताकत है उस ताकत के अंदर जबरदस्त वृद्धि हुई। ठीक है, अब अगला जो हमारा पॉइंट आएगा इसके बाद देखिए, ये मैंने आपको बता ही दिया इसके अंदर क्या क्या चीजें थी। अब यहाँ पर उन चीजों को मैंने लिख के बताया, उन्हें आप देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे 1000 दिनारी कहा? मलिक काफूर। ये सीडीएस के एग्जाम में क्वेश्चन है। इसका वास्तविक नाम क्या था? मलिक काफूर। और इसी के नेतृत्व में मुस्लिम सेना ने रामेश्वरम तक विजय प्राप्त करी। हालांकि कुछ किताबों में लिखा है कि ये उभयलिंगी था, यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी था ये दोनों प्रकार के यौन संबंध रखता था, पुरुषों के साथ भी और महिलाओं के साथ भी। और मलिक काफूर जो है वो इसका एक प्रिय गुलाम था, जो आगे चलकर सेनापति भी बना। फिर चित्तौड़ पर अभियान, इस चीज में वहां के राणा रतन सिंह थे, और उसका नाम क्या रखा गया ये देख लीजिए, वो था खिजराबाद। उसके बाद इसका अभियान देवगिरी, जो मैंने आपको भौगोलिक नक्शे पे दिखाया था, जो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, वहां के राजा रामचंद्र देव को पराजित किया। और उसकी इन सारे अभियानों में जो मदद करी, उसके 4 मित्रों ने मदद करी। उनके नाम का सवाल जो है एग्जाम के अंदर आया था एनडीए में। इनका नाम है उलुग खान, अल्प खान, नुसरत खान और जफर खान। यहाँ पर देखिए जफर खान के बारे में लिखा, मंगोलों के साथ जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में जफर खान मारा गया। तो इन 4 मित्र सेनापति की मदद से ही अलाउद्दीन खिलजी ने दुनिया को जीतने की योजना भी बनाई और एक उपाधि धारण करी, एकमात्र मुस्लिम शासक जिसने सिकंदर सनी या सिकंदर सानी, जिसका अर्थ है दूसरा सिकंदर, यानी कि इसकी योजना जो थी वो एक विशाल भूभाग को जीतने की थी। और बाद में दिल्ली का जो कोतवाल था
उसी की सलाह पर अलाउद्दीन खिलजी ने इस व्यवहारिक योजना को, कि दुनिया को जीतने की योजना सिकंदर महान की तरह जो वो बना रहा था, उसको फिर उसने छोड़ दिया। फिर आता है कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण, ये एसएससी का क्वेश्चन है, किस शासक के काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी है। और अलाउद्दीन खिलजी और मंगोलों के बीच में जो समझौता हुआ, उसमें कौन सी नदी को निर्धारित किया गया? तो रावी नदी जो थी, यहाँ पर आ गया रावी नदी को सुल्तान और मंगोलों के बीच की सीमा स्वीकार किया गया। और जो प्रमुख आक्रमणकारी थे, दुआ खान, साल्दी, कुतलुज ख्वाजा और तरगी, ये इंपॉर्टेंट नाम आ जाते हैं। हर जगह आपको मंगोलों के नाम याद नहीं करने। एक तो चंगेज खान का नाम था, जो इल्तुतमिश के समय पर भारत के ऊपर हमला करने को तैयार था, और बाकी इनके याद करने, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर इसने किया सैन्य सुधार। अगला हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, सैन्य सुधार, जिसके बारे में मैंने कहा था, उसने क्या किया? उसने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू करी। असल में होता क्या था कि जो इक्तेदार थे, इक्तेदार कौन थे? जिनके साथ में वेतन के बदले भूमि का समझौता करके राजस्व को संग्रहित करने का अधिकार दिया जाता था, वो इक्तेदार कहलाता था। तो उसे खर्चे के लिए भी पैसे दिए जाते थे। तो होता ये था कि इक्तेदार जो है वो जालसाजी करते थे। जैसे ए और बी दो इक्तेदार हैं, जो मैं एग्जाम्पल बता दूं आपको, और उनकी जो इक्ते हैं वो एक दूसरे की सीमाओं के पास है। जैसे मान लीजिए ये ए इक्तेदार है और ये बी इक्तेदार है, और इनकी सीमाएं जो हैं आसपास ही है, और इसको 2000 घोड़े रखने के लिए खर्चा दिया जा रहा है, और इसको भी 2000 घोड़े रखने के लिए खर्चा दिया जा रहा है। तो यह क्या करेंगे? 1000 तो इसने घोड़े रखे और इसने भी 1000 घोड़े रखे। तो क्या होगा कि जब निरीक्षण का समय आता था तो एक दूसरे को आदान प्रदान कर देते थे, किनका? घोड़ों का। तो जब निरीक्षण होता था तो इसके पास भी 2000 घोड़े ही होते थे और इसके पास भी 2000। तो इस तरीके से एक तो राजस्व का और खर्चा दिया जा रहा था, और जिसका पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा था, पैसे की बर्बादी। और दूसरा, जब लड़ाई के समय पर कुशल घुड़सवारों की और घोड़ों की आवश्यकता होती थी तो वह उस मात्रा में प्राप्त नहीं है। हालांकि लड़ाई के समय ये भी 2000 ले आएंगे, ये भी 2000, लेकिन उन घोड़ों को लेकर आएंगे जिनको प्रशिक्षित नहीं किया गया था। तो दोनों तरीके से उसको हानि हो रही थी। इसी चीज के लिए उसने क्या करा कि घोड़ों पर ए जो इक्तेदार था उस पर विशिष्ट प्रकार का चिन्ह लगता था और बी पे अलग प्रकार का, ताकि निरीक्षण के समय निर्धारित हो कि संबंधित घोड़े जो हैं इस संबंधित इक्तेदार के। इसके अलावा दूसरा सुधार उसने करा कि जो परंपरा चली आ रही थी कि वेतन के बदले में भूमि दी जाती थी, जिसे इक्ता कहते थे, उसे समाप्त किया। और ये पहला सुल्तान था जिसने वेतन देने की, नगद वेतन देने की शुरुआत करी। तो इस तरीके से जो शक्ति वो प्राप्त कर रहे थे भूमि का राजस्व ग्रहण करके क्षेत्र विशेष के अंदर, वो भी इसने खत्म कर दी। इसके अलावा बाजार नियंत्रण प्रणाली, तो अलाउद्दीन खिलजी की जो सबसे बड़ी विशेष उल्लेखनीय नीति थी वह थी बाजार पर नियंत्रण करने की, उसने की द्वारा चलाई गई योजना। चूंकि वह एक विशाल सेना गठित करना चाहता था तो उसके लिए उसने आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम और निर्धारित करे। इसके लिए उसने भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए भिन्न भिन्न बाजारों का गठन किया, और उसके अंतर्गत तीन थे विशेष जो उसने गठित करे बाजार। उसके लिए उसने क्या करा? एक तो एक पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया जिसका नाम था शाहनाए मंडी। इसका काम क्या था? निगाह रखना। और इसके अलावा दैनिक जानकारी के लिए अलाउद्दीन खिलजी जो बरीद और मोहसिर थे, यानी कि जासूस, गुप्तचर और जो सूचना देने वाले थे, जैसे समाचार पत्र के लिए पत्रकार होते हैं, इनसे भी अलाउद्दीन खिलजी दैनिक जानकारियां प्राप्त करता था, और अन्यथा ये मुखिया था। और जो बाजार था उसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक तो अनाज का बाजार, दूसरा था कपड़ों का बाजार, और तीसरा जो था वह था दासों, घोड़ों और जानवरों का बाजार। इसमें प्रत्येक व्यापारी को राज्य की ओर से परमिट दिया जाता था, अनुमति दी जाती थी, और जिसका मूल्य का निर्धारण राज्य के द्वारा किया जाता था उसी मूल्य पर बेचने होते थे।
घोड़े विशेष तौर पर जरूरी थे, क्योंकि अच्छी नस्ल के और प्रशिक्षित घोड़े जो हैं वो सेना की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी थे, क्योंकि उस समय के ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था वह युद्ध कौशल का, वह था तेज और कुशल घोड़े और उन पर बैठे हुए घुड़सवार। इसलिए उसने बाजार को 3 हिस्सों में डिवाइड करा। और जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी तारीख फिरोज शाही में लिखा है कि उसका इस बाजार को स्थापित करने के पीछे उद्देश्य था कि शाही खजाने पर ज्यादा सैनिकों की भर्ती करने पर जो बोझ पड़ने वाला था उस बोझ को कम किया जाए। अन्यथा क्या होगा कि अगर सैनिक को ज्यादा सैनिक भर्ती किए जाएंगे तो ज्यादा वेतन भी देना होगा, परंतु जब आवश्यक वस्तुओं का और जरूरी चीजों का मूल्य बहुत कम होगा तो कम वेतन पर भी बड़ी सेना का गठन किया जा सकता है। तो जब सवाल आएगा क्या उद्देश्य था, तो उद्देश्य में हमेशा आंसर जो है आपका आएगा कि कम खर्चे के ऊपर बड़ी सेना का गठन, ये उसका प्रमुख था। और उसने जो है एक विभाग भी बनाया, दीवाने रियासत। उसका काम क्या था? आर्थिक सुधारों पर ध्यान रखना। और उस पर खिलजी ने मूल्य पर मलिक याकूब की अध्यक्षता में एक नया विभाग भी बनाया जिसका नाम था दीवाने रियासत। तो दीवाने रियासत था, फिर शाहने मंडी था, फिर बरीद, फिर मुत्सिर। इस तरीके से कठोरता के साथ में मूल्य निर्धारण करने के आज्ञा का पालन कराया जाता था। और यदि कोई इस प्रकार का गलती पाई जाती थी कि किसी ने माप तोल के अंदर गड़बड़ी करी, तो ऐसा कहा गया, जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी किताब में लिखा है कि जितना वजन वस्तु का कम होता था उतने वजन का गोश्त उस व्यापारी के शरीर से काट लिया जाता था। यानी कि कठोरता के साथ उसने अपने इन बाजार सुधारों का पालन करवाया। इसके अलावा देखिए और क्या क्या उसने करा। ये बाजार को 3 हिस्सों में हमने कह दिया, 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया। बाकी कुछ चीजें मैंने इसमें लिख दी थी जो आप लोग इसमें शाहना मंडी, बरीद, खुफिया अधिकारी, मुनहियान या मुहतसिर नाम दिया जाता था। इसके अलावा मूल्य के निर्धारण करने के लिए उसने अलग से एक बही खाता तैयार किया जिसको जवाबित कहते थे, जिसमें जो मूल्य निर्धारित किया गया उसी मूल्य के ऊपर सामान को बेचना होगा। अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों का प्रयोग किया। यह भी क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर पूछा गया। बाजार को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, ये मैंने आपको बता ही दिया। 3 बाजार कौन कौन से थे? एक तो अनाज बाजार, एक कहलाता वस्त्र बाजार और तीसरा दासों और घोड़ों का बाजार। मलिक कबूल कौन था? इसको शाहनाए मंडी बनाया गया। और मलिक याकूब, यह कौन था? दीवाने रियासत। ठीक है। राजस्व में सुधार क्या किया? मैंने आपको बताया था कि भूमि को माप कर लगान का निर्धारण करने वाला पहला शासक था। इसके अलावा जो प्रमुख लोग थे ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसको हम कह सकते हैं कुलीन वर्ग थे, चौधरी, खुत और मुकद्दम। इनको क्या था कि इनको राजस्व संग्रहित करने के लिए अधिकार दिए गए थे और बदले में इनको छूट और कमीशन भी दी गई थी, जिससे इनकी ताकत में अत्यधिक वृद्धि हुई। इनकी शक्ति को कम करने के लिए, उनका मनोबल तोड़ने के लिए उनको जो छूट दी गई थी, जैसे घराई, घर के ऊपर कर या चराई कर, उन टैक्स को भी लगाने की शुरुआत कर दी गई। और उनकी भूमि जो है, दान में दी गई भूमि वापस ले ली गई। उन्हें खालिसा भूमि वो थी जिसका खर्चा राज्य के, या जिसे हम कहते हैं सरकारी भूमि, राज्य की भूमि थी, जिसका सारा जो आय थी वो शाही खजाने के अंदर जमा की जाती थी। तो इस तरीके से उसने जो राज्य का राजस्व है उसमें भी वृद्धि करी, जब अतिरिक्त भूमि जो है उसने प्राप्त करी। किनसे? इक्तेदारों से। फिर है, ये पहला शासक था जिसने 50% भूमि लगान की मांग करी। इससे पहले 1/3 लगान ही मांगी जाती थी, परंतु इसने अत्यधिक भूमि मांग करी। इसके अलावा बकाया लगान वसूलने के लिए, बहुत सारा लगान जो है पूर्व के समय से बकाया चल रहा था, और उसको इकट्ठा करने के लिए उसने अलग से एक विभाग बनाया जिसका नाम था दीवाने मुस्तखरज। ये अधिकारी बकाया लगान को ही वसूलने का काम करते थे। स्थापत्य कला के अंदर उसने क्या क्या निर्माण कराया? तो दिल्ली में ही प्रमुख उसने निर्माण कराया। और यहाँ पर दे रखा है अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा जो है वो इतना विशिष्ट है कि उसको कहा जाता है तुर्क कला का श्रेष्ठ उदाहरण, यानी कि इसको डायमंड या हीरा भी कहा जाता है।
इस्लामिक स्थापत्य कला का। इसके अलावा उसने 1000 सुतन यानी कि 1000 स्तंभों वाला महल वो भी बनवाया। इसके साथ ही एक मस्जिद बनवाई, जमात खाना मस्जिद दिल्ली के अंदर। ये पहली मस्जिद थी जिसको इस्लामी पद्धति के आधार पर निर्माण किया गया। हालांकि जो पहली मस्जिद थी जो दिल्ली में बनी वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, जिसका नाम था कुव्वतुल इस्लाम। परंतु इसने इस्लामिक पद्धति के अनुसार निर्माण जो कराया पहली मस्जिद का वो जमात खाना। इसके अलावा दिल्ली के अंदर उसने निर्माण कराया सीरी फोर्ट यानी कि सीरी किले का नाम से उसने ये दिल्ली के दूसरे नगर का निर्माण भी कराया। और इसकी मृत्यु के पश्चात जो है ये, क्योंकि इसको कभी भी सत्ता को बांटने का शौक नहीं था और ना ही इसने बांटा, तो इसलिए इसके जो बेटा था वह अपने प्रतिद्वंदियों को सामना करने के योग्य भी सिद्ध नहीं हुआ। और जिस गुलाम को इसने अपना अत्यधिक प्रिय गुलाम बना रखा था यानी कि जिसका नाम था मलिक काफूर, उसने ही जो उसका बेटा था मुबारक शाह या मुबारक खिलजी उसको अपदस्त कर दिया। और उसके बाद स्वयं कुछ समय के लिए सत्ता संभाली मलिक काफूर ने, और उसके बाद फिर बना खुसरो और उसकी हत्या कर दी गई गाजी मलिक नाम के एक व्यक्ति ने, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार जो इनके बारे में एक पॉइंट और ध्यान रख लेते हैं मुबारक खिलजी का। खुद को स्वयं को खलीफा किसने घोषित किया? खलीफा जो है मुस्लिम जगत में सबसे बड़ा धर्माधिकारी और शासनाधिकारी था। और हमने ये भी पढ़ा कि इल्तुतमिश ने खलीफा से खिल्लत प्राप्त करी यानी कि उससे उसने वैधता प्राप्त करी, और ऐसी वैधता अलाउद्दीन खिलजी ने भी प्राप्त करी। हालांकि उसने कभी भी खलीफा के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करा और मुबारक खिलजी ने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया। और साथ ही उसने अल वसीक विल्ला अर्थात धर्म प्रधान की उपाधि भी धारण करी। ठीक है। और उसके बाद जो है फिर के वजीर खुसरो खान ने उसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली की गद्दी हत्या ली। और खुसरो की हत्या करी तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक ने, जिसका नाम था गाजी मलिक। तो आज की जो मेरा लेक्चर था वो मैं अब समाप्त करता हूँ, और आपने लेक्चर को देखा और सुना इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।